एसपी कितना ही अच्छा हो, जज कितना ही अच्छा हो, कलेक्टर कितना ही अच्छा हो, मंत्री कितना ही अच्छा हो, मुख्यमंत्री कितना ही अच्छा हो, जब तक नियम कानून अच्छा नहीं होगा, लोगों को न्याय, कानून इतने ज्यादा क्रम्बल है, इतने अनक्लियर है, लैंग्वेज में इतना ज्यादा उसके वेगनेस है, सेम ऑफेंस में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फांसी देती है, हाई कोर्ट बरी करती है, सुप्रीम कोर्ट आजीवन कारावास करती है। और आपने देखा होगा पिछले हफ्ते जयपुर में ऐसे हुआ, कुछ लोगों ने अखबार में पढ़ा होगा, ट्रायल कोर्ट ने फांसी दिया, हाई कोर्ट ने बरी कर दिया। 70 लोग मारे गए या कितने लोग मारे गए थे वहां पे, और बरी हो गए सब। क्यों बरी हो गए? क्योंकि सबसे पहली बात तो ये, हमने साइंस को यूज करना शुरू नहीं किया, टेक्नोलॉजी को यूज करना शुरू नहीं किया। बाकी हर जगह साइंस टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, जस्टिस सिस्टम में, इन्वेस्टिगेशन में हमने साइंस को यूज करना शुरू नहीं किया। दुनिया के कई देशों ने नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बना दिया, अमेरिका ने बना दिया है, इंग्लैंड ने बना दिया, सिंगापुर ने बना दिया, कई देशों ने बना दिया, हमने नहीं बनाया आज तक। पता नहीं नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग से डर, किसको डर लग रहा है? आप लोग तय करो डरने वाले कौन है, लेकिन डर है, भय है, इसलिए नहीं बन रहा है, स्वाभाविक सी बात है। अगर नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून हो जाए तो पहली बात तो 50 फेक केसेस लिखने बंद हो जाएंगे। जो झूठे केस लिखाए जा रहे हैं, झूठे केस की वजह से बर्डन बढ़ रहा है, पुलिस के ऊपर बर्डन बढ़ रहा है, जुडिशरी के ऊपर बर्डन बढ़ रहा है, वो बंद हो जाएगा। दूसरा, झूठ बोलने के खिलाफ हमने कोई कानून ही नहीं बनाया। झूठ बोलने के खिलाफ हमने कोई कानून बनाया नहीं। उसका सबसे बड़ा दुष्परिणाम यह हो रहा है कि हमारे यहां कोई किसी को कुछ भी कह देता है। पहले कहते थे टाटा बिरला चोर है, बाद में कहते थे अदानी अंबानी चोर है। आज की सिचुएशन यह है, कोई सम्मानित आदमी हो, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, घटिया कानून के दुष्परिणाम क्या है। एक कोई सम्मानित आदमी हो जिसके यहां पे 1000 आदमी सामने खड़े हो, मान लीजिए उसके बेटे की सगाई चल रही है या बेटी की सगाई चल रही है या कोई फंक्शन चल रहा है, एक आदमी आके कह दे ये बलात्कारी है, या एक आदमी आके कह दे ये चोर है, आप बताइए जरा कॉन्सिक्वेंस क्या है? मुकदमा दर्ज होगा क्या? पुलिस मुकदमा दर्ज ही नहीं कर सकती। इंडियन पिनल कोड में ऐसा कोई प्रोविजन ही नहीं है। क्या प्रोविजन है? मानहानि का। तो जिसको बलात्कारी कहा या चोर कहा, वो जाए मानहानि का मुकदमा कराए। मानहानि के मुकदमे में न्यायिक सिस्टम ऐसा है, 10 साल हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, 10 साल हाई कोर्ट, 10 साल सुप्रीम कोर्ट। 30 साल के बाद क्या निकला कि नहीं वो चोर नहीं था, तो चोर तो था ही नहीं वो। 30 साल के बाद क्या हुआ? नहीं रेपिस्ट नहीं था, वो तो था ही नहीं। 30 साल के बाद वो भ्रष्ट नहीं था, वो था ही नहीं। तो 30 साल लड़ने के बाद उसको कुछ मिला क्या? मिला कुछ, लेकिन 30 साल उसका सामाजिक जीवन नर्क हो गया कि नहीं? 30 साल उसको बाहर जाने में शर्म आ रही है कि नहीं? और यह भी हो सकता है कि जो सगे हैं वो तो जानते हैं, लेकिन जो नहीं जानते वो तो उसको शक की निगाह से देखना शुरू करेंगे कि नहीं शुरू करेंगे? उसके पास एक ही तरीका है, या तो मानहानि में जाए, डिफेमेशन में सेक्शन 502 में जाए, 499 में जाए, तो 30 साल लग जाएगा, या उठा के उसको डंडा मारे, और डंडा मारे तो उल्टा उसके ऊपर मुकदमा कि डंडा क्यों मार दिया। आप जरा सोचिए, इन घटिया कानूनों के कारण इज्जतदार अच्छे लोगों का जीवन यहां पे मुश्किल हो गया है। भारत से बहुत सारे लोग भारत छोड़ के जो बाहर जा रहे हैं, वो क्यों जा रहे हैं? उनको भारत माता से प्यार है, इस भूमि से प्यार है, लेकिन सम्मान के साथ उनका जीवन जीना यहां बड़ा मुश्किल हो गया है, इसलिए बहुत सारे लोग चले जा रहे हैं। यह कैसे रोका जा सकता है? कैसे? कानून बना के, पुलिस चार्टर लागू करके, जुडिशियल चार्टर लागू करके, अच्छे कानूनों का निर्माण करके, जिसकी कोई लागत नहीं। एक विषय आप लोग आर्टिकल 16 आर्टिकल 16 क्या कहता है? सबको समान अवसर मिलना चाहिए।
आज की डेट में मिलता है क्या? सबको समान अवसर मिल रहा है क्या? हमारे देश में खेल क्या हुआ भाई, सबको समान अवसर देने के लिए रिजर्वेशन सिस्टम लागू कर देते हैं। अगर रिजर्वेशन सिस्टम से सबको समान अवसर मिलता तो 75 साल में मिल जाना चाहिए था। 75 साल बहुत होते हैं किसी सिस्टम को ठीक करने के लिए। रिजर्वेशन सिस्टम से मैं आपको कह रहा हूं, आज IIMT से कह रहा हूं, 75 साल छोड़िए, 7500 साल में भी इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। नामुमकिन है, मिल ही नहीं सकती है। क्यों नहीं मिलेगी? आपका एनडीए का एग्जाम एक होता है, क्लैट का एग्जाम एक होता है, आईलेट एक होता है, आईएएस एक होता है, जजेस का भी शुरू होने वाला, आईजीएस आने वाला, उसका भी एग्जाम एक ही होगा, नीट एक ही होता है, जेई एक होता है, सारे पेपर एक होते हैं। लेकिन सिलेबस सबका एक होता है क्या? यूपी बोर्ड का बच्चा अलग किताब पढ़ रहा है, सीबीएसई वाले अलग पढ़ रहे हैं, आईसीएसई वाले अलग पढ़ रहे हैं, बिहार बोर्ड वाले अलग पढ़ रहे हैं, बंगाल वाले अलग पढ़ रहे हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम एक, पेपर एक और सिलेबस अनेक। 500 रुपए जिसकी फीस है उसकी किताब अलग, 2000 रुपए जिसकी फीस है उसकी किताब अलग। सीबीएसई में ही बता रहा हूं आपको, सीबीएसई में जो 2000 रुपए फीस दे रहा है वो अलग किताब पढ़ रहा है, जो 10,000 रुपए फीस दे रहा है वो अलग किताब पढ़ रहा है। तो इवन सीबीएसई के सारे बच्चे एक किताब नहीं पढ़ रहे हैं, इवन आईसीएसई के सारे बच्चे एक किताब नहीं पढ़ रहे हैं। और हम कह रहे हैं आर्टिकल 16 क्या कहता है? सबको समान अवसर मिलना चाहिए। दुख इस बात का है कि कभी इस पे गंभीरता के साथ चर्चा ही नहीं करते। रिजर्वेशन पे इतना तू मैं होगा, इतना नूरा कुश्ती होगी, इतना आरोप प्रत्यारोप होगा, सब कुछ होता रहेगा। सोशल जस्टिस के नाम पे भगवान जाने क्या क्या करेंगे, लेकिन जिससे वास्तव में सोशल जस्टिस मिलेगा, जिससे वास्तव में सबको समान अवसर मिलेगा, उस पर चर्चा नहीं करते। सबको समान अवसर तब मिलेगा जब क्लर्क और कलेक्टर के बच्चे की किताब एक होगी, जब कप्तान और सिपाही के बच्चे की किताब एक होगी, जब चपरासी और डायरेक्टर के बच्चे की किताब एक होगी, जब मंत्री और संतरी के बच्चे की किताब एक होगी। इक्वल अपॉर्चुनिटी तब आएगी। और यह संभव है, यह कोई इम्पॉसिबल नहीं है, असंभव नहीं है, संभव है। कैसे संभव है? राइट टू एजुकेशन एक्ट है, सुना आप लोगों ने, RTE। उसमें एक शब्द अगर जोड़ दिया जाए इक्वल, तो क्या बन जाएगा? राइट टू इक्वल एजुकेशन। क्या बन गया? राइट टू। अभी जीएसटी सिस्टम लागू है ना, जीएसटी कैसे इंप्लीमेंट है? वन नेशन वन टैक्स कैसे चलता है? वन नेशन वन टैक्स को लागू करने के लिए एक जीएसटी काउंसिल है, केंद्र के वित्त मंत्री उसके चेयरमैन हैं, राज्यों के वित्त मंत्री उसके मेंबर हैं। हर 3-3 महीने पे बैठक होती है, वो बैठक तय करते हैं कि किस सामान पे कितना हमें टैक्स लगाना है। ऐसे ही होता है ना। ऐसे ही राइट टू एजुकेशन को राइट टू इक्वल एजुकेशन बनाया जा सकता है। जीएसटी काउंसिल की तर्ज पे एक एजुकेशन काउंसिल बन सकती है, केंद्र के शिक्षा मंत्री उसके चेयरमैन हो जाएंगे, राज्यों के शिक्षा मंत्री उसके मेंबर हो जाएंगे। अब उसके बाद इधर हम तय करते थे किस सामान पे कितना टैक्स लगाना है, यहां हम तय करेंगे किस सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ाना है। एक एक्सपर्ट कमेटी बन गई मैथ की एक्सपर्ट कमेटी देखेगी केरल में क्या पढ़ा रहे हैं, बंगाल में क्या पढ़ा रहे हैं, यूपी में क्या पढ़ा रहे हैं, बिहार में क्या पढ़ा रहे हैं, तमिलनाडु क्या पढ़ा रहे हैं, कर्नाटक क्या पढ़ा रहे हैं। वो एक्सपर्ट कमेटी सबकी किताब पढ़ने के बाद बोलेगी भाई ये 50 चैप्टर पढ़ाना है, बात खत्म। तो फिजिक्स का सिलेबस पूरे देश का एक हो सकता है, केमिस्ट्री का पूरा एक हो सकता है, जूलॉजी का पूरा एक हो सकता है, बॉटनी का पूरा एक हो सकता है, हिंदी का पूरा एक हो सकता है, इंग्लिश का पूरा एक हो सकता है, संस्कृत का पूरा एक हो सकता है। 10 में से 7 सब्जेक्ट तो कॉमन हो सकते हैं आपके 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं में। बाकी आप 2-3 सब्जेक्ट राज्यों पे छोड़ दीजिए,
ठीक है, बंगाल को अपनी लोकल हिस्ट्री पढ़ानी है, बंगाल को अपनी लोकल ज्योग्राफी पढ़ानी है, बंगाल को अपने वहां के जो महापुरुष उनको पढ़ाना, ठीक है, 3 किताब राज्यों पे छोड़ देते। ये संभव है कि नहीं? मैं अपने सामने अध्यापक जो हमारे गुरुजन बैठे हैं उनसे पूछ रहा हूं, संभव है कि नहीं? संभव है। इससे वास्तव में लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी बल्कि भाईचारा भी बढ़ेगा। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, जो प्रीएम्बल कहता है, यूनिटी, इंटीग्रिटी, और जो हमारा टॉपिक है एक भारत श्रेष्ठ भारत। एक भारत श्रेष्ठ भारत तब बनेगा जब सबका सिलेबस एक होगा, पढ़ने पढ़ाने का माध्यम भले अलग अलग होगा, बंगाल वाला बंगाली में पढ़ेंगे, गुजरात वाले गुजराती में पढ़ेंगे, महाराष्ट्र वाला मराठी में पढ़ेंगे, लेकिन सिलेबस एक होगा। तो पहला फायदा ये होगा, कास्टिज्म खत्म होगा। दूसरा फायदा होगा, क्लासिज्म खत्म होगा। तो जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र, मजहब, सारे भेदभाव खत्म होंगे और फिर एक भारत श्रेष्ठ भारत बनेगा। तो जो दूसरी रिक्वायरमेंट ये है, एक भारत श्रेष्ठ भारत की दूसरी रिक्वायरमेंट यह है कि 1 नेशन 1 एजुकेशन सिस्टम लागू किया जाए, और हमारे देश में चल रहा है। केंद्रीय विद्यालय में 12वीं तक सबका एक ही होता है, उसमें अलग अलग नहीं होता। आप केंद्रीय विद्यालय से भी सीख सकते हैं, अमेरिका का अडॉप्ट कर सकते हैं, अमेरिका में भी 1 नेशन 1 एजुकेशन है, चाइना में भी है, फ्रांस में भी है, सिंगापुर, दुनिया के कई देशों में, जितने डेवलप्ड कंट्री है वहां सब में कॉमन है। एक आर्टिकल 21, ऐसे आर्टिकल वाइज चलेंगे, 14, 16, अब 21। आर्टिकल 21 क्या कहता है? राइट टू लाइफ एंड राइट टू लाइफ इंक्लूड राइट टू डिग्निटी। ध्यान से समझिए, राइट टू लाइफ इंक्लूड राइट टू डिग्निटी, राइट टू लाइफ इंक्लूड राइट टू आइडेंटिटी, राइट टू लाइफ इंक्लूड राइट टू जस्टिस। तो आर्टिकल 21 ये कहता है कि सबको न्याय पाने का फंडामेंटल राइट है। अब इसमें यह नहीं लिखा है कि 1 साल में न्याय पाने का फंडामेंटल राइट है, या 50 साल में, या 10 साल में, या 20 साल में। दूसरा, कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आप ओथ देखिए, कुछ बातों पे हमारे यहाँ जनरली चर्चा बहुत कम होती है। सबसे कम चर्चा होती है हमारे सांसदों, विधायकों, जजों के ओथ के ऊपर। वो एक ही बार जो ओथ लेता है वही ओथ लेता है, वो भी दोबारा नहीं पढ़ता, और हम लोग तो बिल्कुल नहीं पढ़ते। लेकिन मैं इस ओथ को पढ़ता हूँ। कई बार जब मुझे लगता है कि सामने से ठीक से रिस्पांस नहीं आ रहा, जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ, जज साहब उसको शायद नहीं समझने की कोशिश कर रहे हैं, तब मैं उनको शेड्यूल 3 खोलता हूँ, उनको उनकी ओथ पढ़वाता हूँ। ओथ में क्या लिखा है? जो ला के बच्चे हैं बाद में शेड्यूल 3 खोलना, उसमें ओथ में ये है कि जो केंद्र के मंत्री हैं वो ओथ लेते हैं, आई विल एक्ट अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, मैं संविधान के अनुसार कार्य करूंगा। और सुप्रीम कोर्ट के जज ओथ लेते हैं, आई विल एक्ट अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन एंड आई विल अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। किसकी ओथ भारी हो गई भाई, जरा बताइए, किसकी ओथ भारी हुई? जो कह रहा है मैं संविधान के अनुसार कार्य करूंगा, जो कह रहा है मैं संविधान को अपहोल्ड भी करूंगा। ऐसे नीचे स्टेट मिनिस्टर की ओथ है, फिर हाई कोर्ट के जजेस की ओथ है। स्टेट का मिनिस्टर ओथ लेता है आई विल एक्ट अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, और हाई कोर्ट के जज ओथ लेते हैं आई विल अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। वो एक सेंटेंस एक्स्ट्रा है जजेस के लिए, हाई कोर्ट के जजेस के लिए और सुप्रीम कोर्ट के भी जजेस के लिए। तो जो शपथ है, मंत्रियों की शपथ 3 लाइन की है और जजों की शपथ 4 लाइन की। एक बात और अंतर है, जो केंद्र के मंत्री हैं या सांसद हैं, इनकी कुर्सी पे कुछ नहीं लिखा होता, सिंपल कुर्सी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजेस की कुर्सियों पे लिखा होता है यतो धर्मस् ततो जयः।
ये संस्कृत का शब्द है, गूगल करना बाद में। जहां धर्म होगा वहां पे जय होगी, ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस की कुर्सियों पे लिखा रहता है, और हर कोर्ट में भी सामने लिखा रहता है कि मतलब जहां जज साहब बैठेंगे सामने दिखता रहेगा यतो धर्मस्ततो जय, और उस कुर्सी पे भी लिखा रहता है। ऐसे मुख्यमंत्री की कुर्सी पे कुछ नहीं लिखा होता, प्रदेश के मंत्री की कुर्सी पे कुछ नहीं लिखा होता, विधायक की कुर्सी पे कुछ नहीं लिखा होता, लेकिन हाईकोर्ट के जजेस की कुर्सियों पे लिखा रहता है सत्यमेव जयते। जहां सत्य होगा उसी की। इसका मतलब ये बहुत सोच समझ के किया गया और प्लान वे में किया गया कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की ड्यूटी है आई विल अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड यतो धर्मस्ततो जय। हाई कोर्ट के जज की ड्यूटी है सत्यमेव जयते और आई विल अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आज 1 साल की बजाय 50 साल में मुकदमा चल रहा है तो पहली ड्यूटी किसकी है? आप लोग बताइए, पहली ड्यूटी किसकी है इसको ठीक करने की? जिसने कहा आई विल अपहोल्ड द। वैसे भी सुप्रीम कोर्ट को गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट को कस्टोडियन ऑफ फंडामेंटल राइट कहते हैं। इसमें बहुत सारे जजमेंट अगर आप निकालेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है सुप्रीम कोर्ट इज द कस्टोडियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो सुप्रीम कोर्ट इज द कस्टोडियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, सुप्रीम कोर्ट इज द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यतो धर्मस्ततो जय, आई विल अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। इन सारी बातें क्या कह रही हैं कि भारत में सबको जल्दी से न्याय मिलना चाहिए, और आर्टिकल 21 फंडामेंटल राइट हो गया, राइट टू जस्टिस। अनफॉर्चुनेटली इस विषय पे कभी गंभीरता के साथ चर्चा नहीं हुई। इसका नतीजा क्या है? एक गरीब आदमी, उसके यहाँ पे कोई दबंग आके जमीन कब्जा कर लेता है, वो लड़ता रहता है, लड़ता रहता है, लड़ता रहता है, उसके पास अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक जाने का ढंग से पैसा भी नहीं होता है। कई बार वो साइकिल से जाता है, कई बार बस से जाता है तो भूखे आता है, वहाँ कुछ समोसा भी नहीं खाता, ये उसकी सिचुएशन है। लेकिन बेचारा अपनी 1 बिस्वा ज़मीन 2 बिस्वा ज़मीन के लिए लड़ाई करता रहता है। 5 करोड़ मुकदमे चल रहे हैं इस समय, 5 करोड़ मुकदमे का मतलब है कि 5 करोड़ परिवार न्याय के लिए तरस रहे हैं। 5 करोड़ परिवार न्याय की आशा में बैठे हुए, जल्दी से उनको न्याय मिल जाए। और 5 करोड़ परिवार का मतलब ऑन एन एवरेज अगर एक परिवार में 6 आदमी हैं तो यानी टोटल कितने हो गए? 30 करोड़। यानी 30 करोड़ भारतीय मुकदमों के कारण टेंशन में है। याद रखिए, जब मुकदमा चलता है, जो पिताजी जाते हैं तारीख पे तारीख, पहले उन्हीं को टेंशन नहीं होता। अगर मेरे घर में मुकदमा चलेगा, मैं तारीख पे तारीख मुझे मिलेगी, मेरे माता पिता को भी टेंशन होगा, मेरी पत्नी को भी टेंशन होगी। अगर मेरे 2 बच्चे हैं तो 2 बच्चों को भी टेंशन होगी, ज़्यादा है तो ज़्यादा को होगी, लेकिन 2 को हैं 2 तो होगी। तो सामान्यतः अगर 6 आदमी का परिवार मान के चलिए तो यानी 30 करोड़ लोग मुकदमों के कारण टेंशन में हैं। इन 30 करोड़ लोगों को न्याय दिलाना किसकी ड्यूटी है? क्या कौन कहता है आई विल अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन?